अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म में शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ, जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में हम बड़े ही आसान तरीके से आसान ज़बान में हम समझाएंगे, जिसमें हर कोई समझ सकेगा। इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी आसानी होगी और उर्दू मीडियम के लिए भी आसानी होगी। तो आज हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर का नाम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए, उसका नाम है कालब और कालबों का मकता। इंग्लिश मीडियम के लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कालब है या मैट्रिक्स है ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसका तारफ़ पढ़ेंगे, कालबों का तारफ़, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी कालबों की इकसाम। फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कालबों की जमा और तफरीक। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज का हल निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का देखना है। तो कालब का जो तस्वर है वो सबसे पहले इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड के एक रियाजीदान थे, आर्थर क्ले। आर्थर क्ले ने पेश किया था 1857 और 1858 के दरमियान में पेश किया था। तो ये बड़े मशहूर 19वीं सदी के रियाजीदान थे। तो मैट्रिक्स इसने इसका तस्वर पेश किया था। तो इसमें देखें लिखा हुआ है कि कीदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट है। अब मुस्ततीली भी हो सकती है, मरबी भी हो सकती है। इसमें जो नंबर्स को रो और कॉलम में एक स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है और इसने इसका नाम रखा मैट्रिक्स, और उर्दू में उसे कालब के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम में कॉलम्स और रोज़ जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, इसी के बारे में आपको बताऊँगा। ये देखें, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ हिंसे होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं, बाज़ ज़बानें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ज़बानें होती हैं, लेकिन जो मैथ की जो ज़बान है ना वो एक ही है पूरी दुनिया में। वो इस तरह से आपको लिखी जाती है। ये देखें 1 2 3, लेकिन कुछ ममालिक में हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3। अब ये जो है आपके हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो ये रोज़ कहलाती है, यानी उर्दू में हम इसको कतार बोलते हैं। और जो लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो उसको हम कॉलम बोलते हैं। अब इन वर्ड को ये जो हिजे हैं, ये हिंसे हैं 1 2 3, अब मैं 4 5 6, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद करके तो ए से जी तक इसको बड़े कैपिटल में इसको अपने नाम देना है, यानी कि ए बी सी डी, और ये बन जाता है एक कॉलम। और इंग्लिश में हम इंग्लिश मीडियम के लिए मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं ये रोज़ कहलाती हैं, और ये इस तरफ को जो वो कॉलम कहलाते हैं। अब रोज़ और कॉलम को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया और उसका नाम रख दिया आर्थर क्ले ने मैट्रिक्स, और उसको एक नाम दे दिया। हर एक जो मैट्रिक्स है उसका एक नाम होता है, ए बी सी डी या जी तक कोई भी आपका नाम दे सकते हैं। अब आपको रोज़ और कॉलम का पता चल गया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, तो मैं इसको एक्सरसाइज में यहाँ देखता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम अपना मैथ नहीं तो ऊपर लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, दर कालबों का मरतबा मालूम कीजिए।
सॉरी मर्तबा मालूम कीजिए, मर्तबा बताइए। अब इंग्लिश में मर्तबा को हम कहते हैं ऑर्डर, इंग्लिश मीडियम के लिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये ऊपर जो स्टेटमेंट होगी, यह हेडलाइन होगी आपकी, तो ये देखें A इज इक्वल टू 2 3 -5 6, और इसमें आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी कि कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपने बतानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, तो ये देखें ये एक रो है और दूसरी रो ही है, इसे हम बोलेंगे रो 1 और इसे रो 2, यानी कि ये पहली कतार है और ये दूसरी कतार है। और इसी तरह इसको हम कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, यानी कतारों की तादाद कितनी है, उर्दू मीडियम के लिए वो ऐसे लिखेंगे कतारों की तादाद। और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो भी 2 है। ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इस तरफ को जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो लाइन होती है वो उसे हम कहेंगे कॉलम्स, तो इसमें 2 ही कॉलम है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलमों की तादाद। अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, यानी कि मर्तबा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो आपने यहाँ नंबर ऑफ रोज़ लिखने हैं, फिर डैश, फिर बाय लिखना है, और फिर आपने इधर कॉलम्स। याद रखना बाय के इस तरफ, ये साइड है, इस तरफ आपने कॉलम्स लिखने हैं, कॉलम्स की जो तादाद है वो लिखनी है, और इस तरफ आपने कतारों की तादाद लिखनी है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ लिखने हैं। तो ये आपका जो है ऑर्डर, यानी कि मर्तबा मालूम हो गया है। इसी तरह हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है सेम उसी तरह नंबर ऑफ रोज़, तो ये देखें नंबर ऑफ रोज़ 2 है, और ये रोज़ बार बार ये बता रहा हूँ, ये कि नंबर ऑफ रोज़ ऐसे, और नंबर ऑफ कॉलम्स है, इधर हम लिखेंगे कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद। ऑर्डर लिखेंगे या मर्तबा लिख लें इधर उर्दू मीडियम वाले, तो 2/2 होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये देखें सी मैट्रिक्स का जो नाम है वो सी है। इसमें नंबर ऑफ रोज़ आप देखें ये कितनी है, नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 1 है, 1 है, यानी कि कतारों की तादाद यहाँ लिखेंगे 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो ये देखें, एक कॉलम यहाँ गिना जाता है चाहे उसमें एक ही हिस्सा क्यों ना हो, 2 हिस्से हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन उसने एक कॉलम गिना जाना है, इस तरफ को हम गिन सकते हैं। अगर यहाँ रोज़ है तो उसमें 1 2 3 4 जितने भी उसमें हिस्से हों, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि उसमें कितने हिस्से हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन हमने इस तरफ को जब हमने
उसको काउंट करना है तो वो रोज़ लेनी है, और इस तरफ को हमने देखना है तो उसको कॉलम में लेना है। तो इसमें ये देखें, एक वर्ड है, एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको एक रो का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक ये और एक ये, यानी कि 2 लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलमों की तादाद। तो ऑर्डर आएगा इसका 1/2। तो इस तरह आप लोगों ने कॉलमों को किसी भी कॉलम का मर्तबा मालूम कर देना है, चाहे कॉलम जो है वो इस तरह का हो। तो ये देखें, अब आपको मालूम हो गया है कि कतारें किस तरह गिनते हैं, रोज़ किस तरह आपने देखनी है। ये देखें, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करना है। बाज़ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऐसे ही बंद कर देते हैं, ये ऐसे ब्रैकेट में, तो वो गलत होता है, तो वो गलत है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ही कॉलम को बंद करना होता है। तो इसमें आप ये देखें, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, यानी कि नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 3 हैं। इधर हम लिखेंगे उर्दू में, और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक ही है। तो यहाँ हम उर्दू में लिखेंगे कॉलमों की तादाद। ये ज़हन में रखें, ये चीज़ जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे लिखना है और उर्दू मीडियम वालों ने ऐसे लिखना है। उर्दू मीडियम वालों ने ऐसे लिखना है, कतारों की तादाद बराबर है ये 3 और कॉलमों की तादाद बराबर है 3, और मर्तबा आपने ऐसे लिखना है। और मर्तबा ये देखें, पहले आपने कतारों की तादाद लिखनी है, फिर बाय लिखना है, फिर 1, और इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ ऑर्डर लिखना है। इसी तरह हम अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो ये देखें, इसमें हम नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो आप काउंट करें। नंबर ऑफ रोज़ 1, 2 और 3, ये 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। इसी तरह हम लिखेंगे कतारों की तादाद, और कतारों की तादाद 3 है, और कॉलमों की तादाद उर्दू मीडियम के लिए। और अब हम लिखेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर 3/2। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी अब कि एक्सरसाइज 1.1 में ऊपर जो हेडिंग है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उर्दू मीडियम के लिए जो हेडिंग है वो है दर्जल कॉलमों का मकता मालूम कीजिए। तो किस तरह मरतबा मालूम करना है, ऑर्डर मालूम करना है आपने। सबसे पहले आपने कतारों की तादाद गिननी है, फिर कॉलमों की तादाद गिननी है, फिर उसका मरतबा लिखना है। मरतबा लिखते वक्त ये जहन में रखिए कि इधर आपने बाय के इस तरफ आपने कतारों की तादाद लिखनी है और बाय के इस तरफ आपने कॉलमों की तादाद लिखनी है। बाद स्टूडेंट बहुत गलती कर जाते हैं, इस तरफ को कॉलम लिख देते हैं और इस तरफ को कतारें लिख देते हैं, रोज़ लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ध्यान से कीजिए इसको। यहाँ पे आप इस साइड पे आप कतारों की तादाद लिखेंगे और इस साइड पे आप कॉलमों की तादाद लिखेंगे। और इसी तरह आप कोई भी कॉलम का जो मैट्रिक्स है वो बग़ैर कतारों की तादाद लिखे वो मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये वाला क्वेश्चन कि आप इसका बताएं, कुछ 2, 3 या 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसका बताएं कि मर्तबा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपली इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है,
तो आपने ऑर्डर आपने जो है वो ऐसे लिख देना है, मर्तबा आपने लिख देना है, मर्तबा लिख देना है, या उसको सही ऑप्शन को आपने टिक लगाने हैं 1 बाय 1। और इसी तरह आप इस कॉलम का मर्तबा बताएंगे। ये तमाम क्वेश्चन आपके मैथ की बुक एक्सरसाइज 1.1 के हैं। ये जी वाला क्वेश्चन है। तो ये देखें, इसका जो मर्तबा होगा, ये देखें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इनके इसमें 3 कितारें 3 कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 बाय 3 होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है। तो ये देखें, इसका नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 और 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, 1 2 और 3। तो इसका जो ऑर्डर हो हम लिख सकते हैं वो है 2 बाय 3, यानी कि हम इसका मर्तबा लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो दूसरा सवाल है वो मसावी कालब के बारे में है, यानी कि इक्वलिटी के बारे में है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें कि इसमें कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब इक्वलिटी का आपको पता है कि इक्वलिटी होती क्या है, मसावात कैसे काम करते हैं, रियाजी हो या आम दुनिया के हालात हों, उसमें जब तक इक्वलिटी कायम नहीं होगी, मसावात कायम नहीं होगी, तो बैलेंस कायम नहीं हो सकता। माशरे में भी और इसी तरह रियाजी के कवानीन हैं उसमें भी। तो यहाँ ऊपर जो स्टेटमेंट है उर्दू में ये लिखी हुई है, कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। जो मसावी है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का आपने देखना है। तो इक्वल कैसे आते हैं ये देखें, एग्जाम्पल है इसकी, और ये क्वेश्चन भी है। मैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन साथ साथ करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह उसकी समझ आ जाए। ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई और जे तक इसमें मैट्रिक्स दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ये देखें, अब इसमें एक बी क्वेश्चन है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। बी जो मैट्रिक्स है वो ये है और सी जो मैट्रिक्स है वो ये है। अब आपको कैसे ये पता चलेगा ये इनमें से इक्वल कैसे हैं, ये देखें, ये जो डिजिट है वो 3 है और ये जो है 5 - 2 है। अब 5 - 2 जो इक्वल आपका जो आता है वो देखें 3 आ रहा है। अब अगर आपको माइनस कर दें, अगर हमने इनको माइनस कर दिया तो ये देखें ये इक्वल आ रहा है आपका। तो इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू A, ये है इसका आंसर। इसी तरह D मैट्रिक्स उन्होंने दिया है मैथ की बुक में, और हम तमाम मैट्रिक्स में हमने ढूंढना है कि इस जैसा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल इसके कौन सा कॉलम है। इक्वल उसके वही हो सकता है जिसको जमा
या मनफी करके, यानी कि प्लस माइनस करके यहाँ पे 5 आए और यहाँ पे प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो हम देखते हैं, तमाम कालबों में देखते हैं। तो मैं आपको रियाजी की बुक भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस जैसा यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि जो 5 हो और 3 हो। ठीक है, ये देखें, ये पहला जो डिजिट है वो 3 है और जो आगे 3 + 2 लिखा हुआ है तो वो 5 बनता है, तो वह ये है 3 है, यानी कि ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ आपने गलती नहीं कर देनी कि ये इक्वल है कि इधर है या इधर है, कोई बात नहीं, ये बात होती है। हाँ, यहाँ हम लिखेंगे D इज़ नॉट इक्वल टू, D इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास है, ये देखें, ई है। ई में 4, 6, 0 और 2, यानी कि 0 और 2 है। अब ये देखें, सेम इसके नीचे वाला जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम है, 4, 6, 0, 2। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ आ जाएं इस जे वाले मैट्रिक्स में, तो 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये भी इसके सेम, इनके इसके इक्वल है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें, E इज़ इक्वल टू H, H इज़ इक्वल टू J। इसी तरह हम इसको उल्ट भी लिख सकते हैं, J इज़ इक्वल टू E, E इज़ इक्वल टू H। इनके ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में बराबर हैं। ये देखें, E इज़ इक्वल टू H, ये E है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये इसके इक्वल आ रहा है। ये देखें, 2 + 2, 2 + 4 इसके, यानी कि ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह हमने देखना है कि ये जो आई मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, किसके मसावी है। तो 3 + 2 है इधर, तो इस साइड में 3 है। तो यहाँ इस तमाम कालबों में हम देखेंगे, तमाम मैट्रिक्स ये जो दिए गए हैं उसी में आप देखेंगे कि कोई इसके इक्वल है कि नहीं। तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, ये देखें। तो इसी तरह आपने यहाँ लिख देना है, आई इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, आई इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। यानी कि उर्दू में अगर आपने लिखना है, आई कालब किसी भी कालब के बराबर नहीं है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है सेम इक्वलिटी के बराबर, इक्वलिटी के ही कानून के तहत आपको बताया गया है, उसमें हमने फाइंड करना है। अभी मैं आपको उसकी हेडिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सवाल हल करने के लिए जो पहला अमल होता है वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है कि आप लोगों ने उसमें करना क्या है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना। मेरे पास चूँकि इंग्लिश मीडियम की बुक यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं देखूँगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वो भी करेंगे, तो वो उसमें से भी देखेंगे और इसमें से भी लिखें। इंग्लिश मीडियम बस मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है A, B, C और D की कीमतें मालूम कीजिए, और वहाँ पे जो स्टेटमेंट आपकी होगी वहाँ पे लिखा होगा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D।
आगे उर्दू में लिखा है जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम करती हैं, यानी कि आपने मसावात इक्वलिटी जो है वो आपने कायम रखनी है। तो अभी हम देखेंगे इसके जो देखेंगे इसका सवाल कैसे सॉल्व होता है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ये देखिए सवाल नंबर 3 है एक्सरसाइज। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। अब देखें मसावात को भी कायम हमने रखना है। ये देखें ए प्लस सी है और कॉलम में C-1 है। यहाँ A प्लस 2B और 4D माइनस 6। यहाँ पे ये मैट्रिक्स बंद हो गया, इक्वल आ रहा है 0 -7 3 और 2D। अब इसमें हम देखेंगे कि जो इक्वलिटी है वो कैसे कायम होती है। जो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल उसी तरह हो सकते हैं अगर यहाँ भी फॉर एग्जांपल यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 4 है तो इस साइड पे जो दूसरा है जो एलिमेंट है वो भी 4 ही हो। इसी तरह यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, लेकिन इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। हमने इक्वलिटी कायम करनी है ए बी सी और डी की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ये इक्वलिटी कायम करेंगे ए प्लस सी इज़ इक्वल टू किसके इज़ इक्वल टू आना चाहिए 0, यानी कि मैट्रिक्स से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। और इसी तरह ये देखें a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 यहाँ करेंगे। ये जो 0 है इसकी इक्वल है और ये जो -7 है इसकी इक्वल है। और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 यहाँ पे अपनी तरफ से फ़र्ज कर लेंगे, लिख लेंगे। और इसी तरह C-1 इज़ इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी तरह 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, यानी कि 4 मसावातें हमारे पास आ गई हैं। अब इनको हम देखेंगे सबसे पहले किसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 2 डिजिट्स हैं A एंड C, इसमें भी 2 हैं A एंड B, और इसमें सेम है 4D और 2D। D जो है वो जो वर्ड जो डिजिट है वो यहाँ पे डिजिट क्योंकि इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ जो रकमें इस्तेमाल होती हैं डिजिट ही कहलाती हैं। डी है इक्वल सेम से, लेकिन है इसमें तादाद उसकी 2 है। यहाँ पे सिंगल है C-1 इज़ इक्वल टू 3। इस सिंगल वाली जो इक्वेशन है उसका पहले हम हल निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे नंबर 3 C-1 इज़ इक्वल टू, कोई भी मसावात कायम होती है जब हम उसको दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसे बराबर होती हैं, अगर हम ये जो इक्वल है मसावात है मसावी है, इस तरफ भी हम वही चीज़ को जमा ज़रब या मनफी या तकसीम करें और इस तरफ भी वही करते हैं और दोनों में मसावात कायम हो जाए। तो देखें तो इस तरफ हम -1 है तो +1 अगर करेंगे तो इस तरफ भी हमें +1 करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक तरफ आपने किया तो दूसरी तरफ ना करें। तो अगर इस तरफ हमने +1 किया है तो इस तरफ भी +1 ही करना पड़ेगा। तो ये +1 क्यों किया है कि ये देखें -1 है, -1 की जो वैल्यू है वो जो कीमत है वो ख़त्म करनी है हमने यहाँ, क्योंकि हमने C की वैल्यू लेके आनी है। तो +1 इधर भी ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें अगर हम इसका हल निकालें तो
1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, मौजूद है। और इक्वेशन नंबर 1 में ये देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में भी सी है और इसकी जगह पे हम सी की वैल्यू है वो दर्ज कर देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 ए प्लस सी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, बाय द पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। और उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं कि सी की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से। मैं लिख देता हूँ, सी की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मसवात नंबर जो आपने हल किया था पहले, मसवात नंबर 3 से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इन इक्वेशन इक्वेशन 3 या इक्वेशन नंबर 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसके जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू है जो इसमें हम पुट कर देते हैं। ये देखिए, सी की जगह पे हमने 4 लिख लिया और बराबर हमने 0 लिख लिया। अब इक्वेशन कायम करने के लिए हम इस तरह भी +4 है तो -4 करेंगे और इस तरह भी 0 -4 करेंगे। अब 4 और 4 प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 4 - 4 के अंदर 0 आता है, इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये रह जाएगा इधर -4। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी हमारे पास है, अब ए की वैल्यू भी। अब ए की जो वैल्यू है इन मसवात नंबर 4 में हम देख लें, ए की जगह पे आपने दर्ज कर देनी है। ये देखें, यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ए + 2b इज इक्वल टू -7। तो आप उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ए की जो कीमत है मसवात नंबर ये देखें 2 में आपने दर्ज करनी है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे में दर्ज करने से। तो मसवात नंबर 2 में जो ए की वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम। इंग्लिश मीडियम वाले इस स्टेटमेंट की जगह पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जिस जगह ए है वहाँ पे हम ये ए की वैल्यू -4 पुट कर देनी है हमने। 4 को आप इस तरफ ले जाएंगे, ये भी एक तरीक़ाकार है। ये देखें, -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा। अब -7 और +4 इज इक्वल टू -3। अब आपने जो b की जो वैल्यू लेके आनी है, ये तरीके 3/2 कर देना है, इनके 3/2 कर देना है। जो इधर कोई भी वैल्यू है वो उसके साथ कोई अलामत ना हो उनके दरमियान, तो वो ज़रब होती है और ज़रब उधर जाके तकसीम होती है। ये आपने ये कुलिया जो है वो ये याद रखना है। मैं कुलिया इधर लिख लेता हूँ। नफ़ी जो है, अगर नफ़ी वाली कोई भी रकम हो, माइनस वाली कोई भी रकम हो, तो उसको मसावी से इस तरफ ले जाएं तो वो हो जाती है प्लस, यानी कि जमा हो जाती है। अगर जमा वाली कोई भी रकम हो तो उसको मसावी से इस तरफ ले जाएं तो वो माइनस होगी। इसी तरह अगर ज़रब हो तो उधर जाके तकसीम होगी, तकसीम हो तो उधर जाके ज़रब होगी। इस आपने ये जो है कुलिया मैथ का इक्वलिटी कायम रखने के लिए आपने इसको याद रखना है।
यानी कि आप माइनस की कोई भी रकम है, कोई भी डिजिट है, उसको मसावी से इस तरफ ले जाएंगे, उसका साइन चेंज होगा किस में, प्लस में। प्लस वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। जो मल्टीप्लाई वाला ज़रब का जो निशान साइन है वो चेंज हो जाएगा तकसीम में, और तकसीम वाला जो है हो जाएगा ज़रब में। तो इसी तरीके से के मुताबिक हमने 2 और b के दरमियान कौन सी अलामत होती है ये जहन में रखना। ज़रब होती है इनके दरमियान, और ज़रब उधर जाके तकसीम होगी। तो इसी तरह हमने 2 को जब इधर ले आए तो ये तकसीम हो गया है 2। इसी तरह अब हमारे पास ये देखें c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है, और b की वैल्यू भी आ गई है, और a की वैल्यू रह गई है। a b c की हमने मालूम कर ली है, और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास रह गई है। अब d वाली जो इक्वेशन है वो हम लेंगे। तो ये d वाली इक्वेशन है चौथी। तो चौथी इक्वेशन को हमने लेना है, तो हम चौथी इक्वेशन जो है वो लेते हैं, लिखते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। चौथी जो इक्वेशन है वो ऐसे लेंगे, ये देखें। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ऊपर लिखेंगे, मसवात नंबर 4 से 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखें कि जो d वाली रकमें हैं, d वाली जो इसमें आपको नज़र आ रही हैं, वो उसको हम मसावी से एक तरफ लिखते जाएंगे, और जो बगैर d वाली रकमें हैं उसको मसावी से दूसरी तरफ लिखेंगे। इसी तरह हम 2d के साथ जमा, जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती, ये याद रखें कि उसके साथ प्लस होती है, जमा होती है। तो इसी तरह हम 2d को मसावी से इस तरफ ले आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था जो जमा वाली रकम हो उसको इधर ले आएँ तो वो हो जाती है माइनस, और इसी तरह ये माइनस वाली जो है उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगी प्लस, यानी कि जमा। सॉरी 6 लिखना था यहाँ, और ये जमा का 6 हो गया है, यानी कि ये इसको हम इधर ले आए हैं और इसको हम इधर ले गए हैं, और इनकी साइन जो है, इनके जो साइन हैं वो चेंज हो गए हैं, इनकी लामतें जो हैं वो बदल गई हैं। अब देखेंगे 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 2d, यानी कि 4d से 2d हम अगर हम मनफी कर दें तो बाकी रह जाते हैं 2d, और इसी तरह d, ये जो 2 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो तकसीम होगा। अभी मैंने आपको बताया पहले भी, इनके दरमियान ज़रब है, ज़रब उधर जाके तकसीम हो जाती है। तो d इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो ये देखें 2 3 6, यानी कि 2 3 बार 6 आ जाएगा, इसको हम d। अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है, और b की भी, c की भी, और d की भी। तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, a की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास ये थी, ये देखिए a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, हमारे पास जो b की वैल्यू आई थी 3-3/2, और c की हमारे पास वैल्यू आई थी 4, जो सबसे पहले हमने मालूम की थी। और इसी तरह हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो ये है 3। तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपको मुकम्मल उसका हल बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ आ गई होगी। आपको अपने रियाजी लें, मैथ दें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज का जो मतलब होता है ना, एक्सरसाइज है उसका मतलब होता है एक्सरसाइज करें, मशक करें। मशक, जब तक आप मशक नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो आप ज़रूर इसकी मशक करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि उसका जवाब जल्द दे सकूँ। और मिलते हैं अब अगली एक्सरसाइज में।